ओके, तो गेट का रिस्पॉन्स सेट आ चुका है, तो हम गेट का जो 2 मार्क्स का क्वेश्चन था उसका सोल्यूशन करेंगे आज। तो पहला क्वेश्चन 2 मार्क्स का यहाँ से शुरू करते हैं। तो यहाँ पर ये फंक्शन डिफाइंड हुआ है, ये वाला z का फंक्शन, कॉम्प्लेक्स फंक्शन, और सिंगुलर पॉइंट सबको पूछा है, ठीक है। तो इसमें तो बस करना कुछ नहीं है, बस आपको ये डिनोमिनेटर को थोड़ा सिंप्लीफाई करना है और कुछ नहीं है। तो डिनोमिनेटर क्या है? डिनोमिनेटर है जेड क्यूब प्लस 4z माइनस जेड स्क्वायर माइनस 4। तो यहाँ पे पहले वाले से आप जेड स्क्वायर कॉमन ले लो, और यहाँ पे -1 कॉमन ले लो, और बस ये तो फैक्टराइज हो ही गया, ठीक है। जेड प्लस टू आई, अब जेड स्क्वायर प्लस 4 को जेड प्लस टू आई इंटू जेड माइनस टू आई करके लिख सकते हो, तो ये 3 होंगे। तो यहाँ पर 2 ऑप्शन में गिवन है, तो वो वाला ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाले, इस वाले में कुछ करना नहीं था, तो ये सब में ही क्या होगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला, कंसीडर 3 पाउली मैट्रिसेस दिस पाउली मैट्रिसेस गिवन है, और आपसे ये वाला एक्सप्रेशन पूछा है, ठीक है। तो ये वाला भी बहुत ही इजी था, ये वाला भी सबने किया ही होगा। तो यहाँ पर पूछा है ट्रेस ऑफ सिग्मा जेड कम्यूटेटर ब्रैकेट ऑफ सिग्मा एक्स कॉमा सिग्मा वाई, यही पूछा है। तो देखिए, सिग्मा एक्स कॉमा सिग्मा वाई आप डायरेक्ट आई सिग्मा जेड लिख सकते हैं, ठीक है। आई सिग्मा जेड इंटू सिग्मा जेड, ये क्या हो जाएगा? आई सिग्मा जेड स्क्वायर हो जाएगा। और सिग्मा जेड स्क्वायर क्या होता है? सिग्मा जेड स्क्वायर आइडेंटिटी होता है, मतलब हर एक सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी होता है, अगर मतलब सिग्मा आई स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी होता है, ठीक है, फॉर ईच आई 1 2 3। तो ये सिंपली आपका, आप देखिए ट्रेस ऑफ आइडेंटिटी क्या होता है, ये एक 2 × 2 मैट्रिक्स है, ठीक है। तो ट्रेस ऑफ आइडेंटिटी होगा 2, तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा 2, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। ये देखिए, ये एक न्यूक्लियर का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर मुझे थोड़ा सा कुछ डाउट है, मैं यहाँ पर ही आपको दिखा देता हूँ। देखिए, ये वाला क्वेश्चन ऑप्शन तो कतई नहीं होगा। देखिए, सीपीटी ऑलवेज कंजर्व होता है, चाहे वो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन हो, वीक इंटरेक्शन हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हो, सीपीटी ऑलवेज कंजर्व होता है, सीपीटी वायलेट कभी नहीं होता। तो ये वाला तो ऑप्शन चला ही गया, ठीक है। इस वाले ऑप्शन को देखिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये एक बैरियन है, ठीक है, मतलब इसका बैरियन नंबर 1 है, और ये दोनों ही लेप्टॉन है, ठीक है। तो बैरियन नंबर कंजर्वेशन स्ट्रिक्ट वायलेशन, तो ये तो कभी अलाउड नहीं हो सकता, ठीक है। अब इस वाले को देखते हैं, ठीक है। ये वाला रिएक्शन में क्या, देखिए यहाँ पर बोल रहा है अलाउड है लेकिन स्ट्रेंजनेस इज वायलेटेड, तो स्ट्रेंजनेस आपको देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लैम्डा जो होता है ना, इसका स्ट्रेंजनेस -1 होता है, प्रोटॉन का होता है 0, और पाई माइनस पायोन इसका भी 0 होता है। स्ट्रेंजनेस तो वायलेट हो रहा है, लेकिन ये वीक इंटरेक्शन के अंदर आ सकता है, क्योंकि मेंशन नहीं, मतलब मैंडेटरी नहीं है कि स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन हो। तो यहाँ पर बोल रहा है अलाउड, हाँ अलाउड बाय वीक इंटरेक्शन, बट स्ट्रेंजनेस वायलेट, तो ठीक है, ये वाला ऑप्शन ठीक है। लेकिन इस वाले में मुझे थोड़ा डाउट है, क्योंकि देखिए यहाँ पर अगर आप बैरियर नंबर चेक करोगे, तो बैरियर नंबर इसका 1 होता है, इसका 1 होता है, इसका 0 होता है, क्योंकि कंजर्व हो रहा है। चार्ज चार्ज दोनों साइड -1 है, 0 है, -1 है, तो कंजर्व हो रहा है। लेप्टॉन नंबर तो देखने का जरूरत ही नहीं है, कोई लेप्टॉन नहीं है। अब स्ट्रेंजनेस देखिए, स्ट्रेंजनेस इसका होता है -3, इसका होता है -2, और इसका होता है -1, मतलब स्ट्रेंजनेस भी कंजर्व हो रहा है। तो ये तो काइंड ऑफ अलाउड होना चाहिए मेरे हिसाब से, पता नहीं शायद मैं कोई गलती कर रहा हूँ या फिर नहीं, मतलब किसी को पता हो तो बताना। तो ये मेरे हिसाब से अलाउड होना चाहिए शायद, पता नहीं मैं कुछ गलती कर रहा हूँ। तो ये क्वेश्चन मुझे थोड़ा कंफ्यूजिंग लगा, ठीक है, मुझे ये दोनों ऑप्शन सही लग रहे हैं, ठीक है। ओके, अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो इस वाले में ऐसा पोटेंशियल दे रहा है, उन्होंने बोला है कि ऐसा आप ट्रांसफॉर्मेशन करके एनर्जी आइगन स्टेट, मतलब एनर्जी आइगन वैल्यू निकालो। तो आप चाहे तो ये ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैं ऐसा नहीं करता। मैं डायरेक्ट जो क्लासिकल मैकेनिक्स में हम नॉर्मल मोड फ्रीक्वेंसी निकालने का फॉर्मूला है वही हम यूज़ करते हैं, मतलब मैं वही तो यूज़ करता हूँ। तो ये सिंपली आपका पोटेंशियल ऑफ एक्स वाई है। तो जो पोटेंशियल वी आई जे मैट्रिक्स आप निकाल लीजिए, ठीक है, मतलब डेल टू वी डेल एक्स टू डेल एक्स, डेल एक्स आई डेल एक्स जे ऐसा करके। तो अब डेल एक्स टू करोगे तो पहला टर्म तो एम ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, डेल एक्स डेल वाई करोगे तो ये एम ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, डेल एक्स डेल वाई डेल एक्स तो ये ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, और डेल वाई टू करोगे तो ये ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और अब एक्चुअल फ्रीक्वेंसी को ओमेगा 0 स्क्वायर मान लीजिए, तो
तो ये 1001 हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा हो गया। तो अब आपको सिंपली यहाँ पर ओमेगा जीरो निकालना है, तो ओमेगा जीरो आप जब निकालोगे तो आपको दो पोटेंशियल मिलेगा, ठीक है। मतलब ये सिंपल एक आपको आइगन वैल्यू इक्वेशन, डिटर्मिनेंट जीरो होगा तो आइगन वैल्यू इक्वेशन सॉल्व करना होगा, जैसे हम क्लासिकल मैकेनिक्स में करते हैं, ठीक है, नॉर्मल मोड फ्रीक्वेंसी के लिए, ठीक है। तो ये दो ओमेगा आपको निकल के आएगा। अब तो मतलब जो मतलब एन जो होगा, मतलब एन एक्स एन वाई मान लो, ये क्या होगा, अब आपको ग्राउंड स्टेट पूछा है, तो हाफ एच क्रॉस ओमेगा एक्स प्लस हाफ एच क्रॉस ओमेगा वाई, ऐसा ही होगा, ठीक है। तो ओमेगा एक्स और ओमेगा वाई यहाँ पुट कर दो तो आपको ये पहला ऑप्शन मिल जाएगा, तो ये इजी था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सिंपल क्लेब्स गॉर्डन कोएफिशिएंट का था। अगर आप मतलब बहुत लोग क्लेब्स गॉर्डन भूल चुके होते हैं या फिर मतलब कभी किए ही नहीं होते, तो ये मैं टफ के अंदर ही मानूंगा, बहुत लोग इसको नहीं छोड़ देंगे होंगे, लेकिन ये एक्चुअली में अगर आपको थोड़ा बहुत आइडिया है तो एक्चुअली ईजी है। देखिए आपको ये दो असली स्टेट दे रखा है और आपको बोला है अगर ये स्टेट है और ये दो स्टेट है तो ये C1 C2 कोएफिशिएंट क्या है, ठीक है। तो इसका मतलब मैं आपको टेक्निक थोड़ा बता देता हूँ, लॉजिक आप जेटली में पढ़ सकते हो, ठीक है। इसके अंदर मतलब एक पूरा सेक्शन है एंगुलर मोमेंटम चैप्टर में क्लेब्स गॉर्डन कोएफिशिएंट का। तो देखिए J1 का वैल्यू है 2, मैं एच क्रॉस अभी छोड़ रहा हूँ, और J2 का वैल्यू है हाफ, ठीक है। तो क्या क्या मतलब मैक्सिमम क्या वैल्यू पॉसिबल हो सकता है, मैक्सिमम वैल्यू पॉसिबल हो सकता है 5/2, ठीक है। और इसके कोरिस्पॉन्डिंग जो एम जे का मैक्सिमम वैल्यू हो सकता है 5/2, तो ये है मैक्सिमम पॉसिबल स्टेट, मतलब ये मैक्सिमम पॉसिबल एम जे हो सकता है, ठीक है, इससे ज़्यादा तो नहीं हो सकता। तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, देखिए J1 J2 से बना है, ठीक है। तो J1 और MJ1 J2 और MJ2, ठीक है। तो ये वैल्यू है J1 का, ये है MJ1 का, मतलब ये Z कंपोनेंट का, ठीक है। ये है J2 का वैल्यू और ये है MJ2 का वैल्यू। हाफ के लिए क्या होता है, प्लस ऑफ माइनस ऑफ, मतलब ये हाफ भी हो सकता है माइनस ऑफ भी हो सकता है, ये 2 हो सकता है, 1 हो सकता है, 0 हो सकता है, -1 हो सकता है, -2 हो सकता है, ये 5 वैल्यू ले सकता है टोटल, ठीक है। तो ऐसे होता है, ठीक है। तो ये एक 100% पॉसिबल, यहाँ पर कोएफिशिएंट 1 है क्योंकि ये 100% प्रोबेबिलिटी है, ये है तो ये है, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, जे माइनस ऑपरेटर को आप इसके ऊपर एक्ट कराएंगे, ठीक है, जे माइनस ऑपरेटर। और जे माइनस अब है सिंपली J1 माइनस प्लस J2 माइनस, इन दोनों का सम, ठीक है। देखिए पहले वाले के ऊपर जे माइनस ऑपरेट कराएंगे तो क्या होगा, अब सिंपली आपको देखिए यहाँ पर आपको रूल दे दिया है, तो आपको मतलब रूल अगर आपको याद भी नहीं है तो आप डायरेक्ट यहाँ पे देख सकते हैं कि वो लोग रूल दे रखे हैं। तो जे माइनस को अगर इसके ऊपर ऑपरेट कराएंगे तो क्या आएगा आपका, पहले तो ये कोएफिशिएंट आप देख लीजिए, कोएफिशिएंट हो जाएगा 5/2 इंटू 7/2 -5/2 इंटू 3/2, और स्टेट का जो एम जे का वैल्यू है वो 1 डिक्रीज कर जाएगा, मतलब ये जे का वैल्यू तो सेम रहेगा लेकिन एम जे 1 डिक्रीज कर जाएगा, 5/2 3/2 हो जाएगा। देखिए हमें चाहिए एग्जैक्टली ये वाला, ठीक है। तो आप एक बार जे माइनस ऑपरेट कराओगे तभी ये फॉर्म आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए दूसरा साइड भी ऑपरेट कराना है, तो पहले हम J1 को ऑपरेट कराते हैं, J1 माइनस को, ठीक है, मतलब ये लैडर ऑपरेटर्स है, ठीक है। तो ये जे माइनस ये सब लैडर ऑपरेटर्स है। तो J1 माइनस सिर्फ इस टर्म के ऊपर एक्ट करेगा, ठीक है। तो ये J1 इसके ऊपर एक्ट करेगा, J2 इसके ऊपर एक्ट करेगा, ठीक है। तो J1 जब इसके ऊपर एक्ट करेगा तो देखिए J इंटू जे प्लस वन मतलब 2 इंटू 3 हो जाएगा, माइनस एम जे मतलब 2 इंटू 2 - 1 ठीक है। और ये 2 से वैल्यू कम होके 1 हो जाएगा, क्योंकि मतलब ये जो लैडर ऑपरेटर है ये ऑपरेट कर रहा है, ठीक है। तो ये 2 से 1 हो जाएगा, 2 1 हाफ हाफ, ठीक है। अब J2 माइनस को ऑपरेट कराना होगा, तो यहाँ पर एच क्रॉस हाफ इंटू हाफ प्लस 1 दैट इज 3/2 इस हाफ के लिए, और एम जे टू का वैल्यू है हाफ इंटू हाफ -1 दैट इज माइनस हाफ, और यहाँ पर ये 2 तो सेम रहेगा लेकिन ये हाफ अब डिग्रेड होकर माइनस हाफ हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर एग्जैक्टली वही ये लोग चाह रहा है, 2 1 हाफ हाफ 2 2 हाफ माइनस हाफ, ठीक है।
तो हमें ऑलरेडी मिल चुका है, बस एक बार जे माइनस ऑपरेट कराने से। अब ये कोएफिशिएंट आप थोड़ा कैलकुलेट कर लेना। ये पहले वाले का कोएफिशिएंट शायद 35 माइनस 20 15 20 रूट अंडर 5 आ रहा है। रूट अंडर 5 इंटू दिस 5/2 3/2 इज इक्वल टू, इस वाले में रूट अंडर 4 आ रहा है टाइम्स दिस, प्लस इस वाले में रूट अंडर 1 आ रहा है इंटू दिस। तो यहाँ पर 2/√5 और 1/√5 ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्लेब्स गॉर्डन आप जेटली में थोड़ा दे सकते हो, जेटली में बहुत अच्छा है। ठीक है, तो एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, तो आप खुद भी थोड़ा प्रैक्टिस कर सकते हो, जेटली में अच्छा दिया हुआ है। ठीक है, तो मैंने तो जेटली से ही किया था ये क्लेब्स गॉर्डन। ठीक है, अच्छा, ये देखिए ये वाला भी बिल्कुल इजी था। ठीक है, तो मतलब सेकेंड एक्साइटेड स्टेट का एनर्जी और आपका ये पूछा है टी जेनरेसी, तो ये तो कुछ नहीं था, मतलब हर कोई करेगा इसको। ठीक है, तो सेकेंड एक्साइटेड स्टेट मतलब एन इज इक्वल टू 3, तो 3 प्लस 1/2 दैट इज 7/2 एच प्लस ओमेगा। ठीक है, सॉरी सॉरी सॉरी, energy degeneracy of the second excited state, ground state, first excited state, second, sorry it is 2, right? So 2 plus half 5/2। और degeneracy क्या होता है? degeneracy होता है n plus 1 into n plus 2 divided by 2। so 3 into 4 divided by 2 that is 6। ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट ये वाला मुझसे नहीं हुआ, मुझे थोड़ा कंफ्यूजन लगा, क्योंकि मुझे लगा देखिए टोटल एनर्जी आपको 2h प्लस ओमेगा होना ही चाहिए। ठीक है, अब हार्मोनिक ऑसिलेटर के ग्राउंड स्टेट होता है हाफ एच प्लस ओमेगा, और ये वाला होता है 3/2 एच प्लस ओमेगा, इसके बाद 5/2 एच प्लस ओमेगा, ऐसे चलता रहता है। और अब आपको टोटल एनर्जी कांस्टेंट दे रखा है, आपको दो पार्टिकल है, ये फर्मियन हो बोसॉन हो कुछ भी हो, दो पार्टिकल है और इसके दोनों को मिला के आपको 2h प्लस ओमेगा करना होगा। ठीक है, तो देखिए एक ऑब्वियस मतलब एक ही पॉसिबिलिटी है कि आप एक पार्टिकल को यहाँ रखो, एक पार्टिकल को यहाँ रखो, इससे ज़्यादा तो कुछ पॉसिबिलिटी मुझे दिख नहीं रहा, चाहे वो फर्मियन हो बोसॉन हो या फिर कुछ भी हो। अगर क्लासिकल पार्टिकल होता तो ये डिस्टिंग्विश होता, ए बी एक स्टेट होता और बी ए एक अलग स्टेट होता, क्योंकि ये डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स होता है, तो दो पॉसिबिलिटी होता है। लेकिन फर्मियंस और बोसॉन्स तो इंडिस्टिंग्विशेबल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर तो मुझे मतलब ये वाला तो जीरो होगा, ये कंफर्म है, क्योंकि एक ही ओमेगा इज इक्वल टू 1 है। लेकिन फार्मियंस के लिए अलग क्यों होगा ये मुझे पता नहीं, मतलब मुझे थोड़ा कंफ्यूजिंग लगा ये, मुझे तो लगा कि दोनों ही ज़ीरो होना चाहिए, लेकिन पता नहीं शायद कुछ लॉजिकली मैं गलत कर रहा हूँ। अच्छा, देखिए ये वाला क्वेश्चन इजी था एक्चुअली। देखिए ये एक आइडियल ओपैम्प दिया हुआ है, मतलब कुछ रेजिस्टेंस वगैरह नहीं लगाया है इन लोगों ने, ये ग्राउंडेड है, ये कुछ सिग्नल दिया हुआ है और यहाँ पर आइडियल ओपैम्प है। ठीक है, अब देखिए आइडियल ओपैम्प के लिए आपका जो गेन होता है ना, ये बहुत ज़्यादा होता है, 10⁻6 ऑर्डर का होता है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ भी आप सिग्नल दे दो, कुछ भी आप वी आई दे दो, वो डायरेक्ट मल्टीप्लाई होकर यहाँ पर आउटपुट में चला जाएगा। लेकिन दिक्कत यह है कि यहाँ पर जो वोल्टेज दिया हुआ है इससे ज़्यादा तो नहीं हो सकता, इससे यहाँ पे जब रिच करेगा तभी सैचुरेशन में चला जाता है, तो ये इसका प्रॉपर्टी होता है। तो जब भी ये मतलब आप इनपुट देखोगे तो ये पहले कुछ ऐसा इनपुट है। ठीक है, ऐसा आपका इनपुट है, तो ये जब भी ज़ीरो से थोड़ा सा मतलब ये मतलब एम्पलीट्यूड यहाँ पर ज़ीरो है, यहाँ से थोड़ा सा भी इंक्रीज करेगा तभी 10⁻6 मल्टीप्लाई होगा उसके साथ। ठीक है, और 10⁻6 जब मल्टीप्लाई होगा तो ऑब्वियसली है, तो 15 से तो ज़्यादा ही हो जाएगा, मतलब डायरेक्ट सैचुरेट कर जाएगा। ठीक है, मतलब ये डायरेक्ट 15 से ही स्टार्ट होगा, फिर जब ज़ीरो होगा, जस्ट एकदम ज़ीरो होगा, उसी मोमेंट पे ये ज़ीरो आएगा। फिर जब यहाँ पर ज़ीरो से थोड़ा सा भी नेगेटिव जाएगा, थोड़ा सा भी, फिर ये डायरेक्ट 10⁻6 से मल्टीप्लाई होगा, -15 से ज़्यादा नेगेटिव हो जाएगा, लेकिन मतलब -15 से ज़्यादा नेगेटिव होगा तो उसका मतलब ये फिर से सैचुरेट कर जाएगा। तो ये +-15 में ऐसा एक स्क्वायर वेव की तरह वैरी करता रहेगा। अब पीरियड तो सेम ही रहेगा, क्योंकि ज़ीरो पे ही ज़ीरो हो रहा है, तो पीरियड तो सेम ही रहेगा, लेकिन ये पीक आउटपुट वोल्टेज स्क्वायर वेव ऑफ 30। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ये वाला दिखने में बहुत कुछ लग रहा था, लेकिन एक्चुअली आप थोड़ा सा पेशेंस रखोगे तो बहुत ही ईजी है। ठीक है, आपको बताना है कि कौन सा गेट यहाँ पर डिफेक्टिव है। ठीक है,
तो यहाँ पर पिन 1 से पिन 2 आप देखिए, पिन 1 से पिन 2 देखिए, यहाँ पर एक नॉट गेट लगा हुआ है, तो 1 में जो होगा 2 में उसका उल्टा हो जाएगा। तो देखिए ये यहाँ पर एग्जैक्टली सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो ये वाला जो ऑप्शन भी दिखा देता हूँ, नॉट गेट बिटवीन पिन 1 एंड 2 इज फॉल्टी, तो ये तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। दूसरे वाले में देखते हैं, दूसरा एक देखते हैं। देखिए 4 टू 5 एक नॉट गेट है, मतलब 4 में जो होगा 5 में उसका ठीक ऑपोजिट हो जाएगा, ठीक है। तो 4 में यहाँ पर ये सिग्नल है और 5 में ठीक उल्टा हो गया है, तो 4 टू 5 के बीच में जो है ये पिन तो फॉल्टी बिल्कुल नहीं हो सकता, ठीक है। नॉट गेट बिटवीन पिन 4 एंड 5 इन फॉल्टी, ये तो हो ही नहीं सकता। अब बचा रहेगा क्या, ये ओनली ये 2 और 3 वाला, तो 2 टू 3, 2 टू 3 मिला के अगर 4 हो रहा है तो ये फॉल्टी होगा, अगर मतलब फॉल्टी नहीं होगा। और 2 टू 3 मिला के अगर 4 नहीं हो रहा है तो ये फॉल्टी होगा। तो अब एक बार चेक कर लीजिए 2 पे, और देखिए इस वाले पूरे पोर्शन के लिए एक बार प्लस है एक बार माइनस है, और 3 पूरा ज़ीरो है, मतलब यहाँ पर 1 है यहाँ पर 0 है, और यहाँ पर दोनों साइड 0 है, ठीक है। तब 1 और 0 को मिलाएंगे तो क्या होगा 1, और 1 का बार होता है 0, ठीक है। 0 और 0 को मिलाएंगे 0, तो 0 का बार होता है 1, और ये एक नॉर गेट है तो मैं ये नॉर गेट का ऑपरेशन कर रहा हूँ। तो 0 और 0 जब है तब ये 1 होना चाहिए था, लेकिन ये तो 0 है, मतलब ये वाला फॉल्टी है। तो ये नॉर गेट जो है ना ये फॉल्टी है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि गैस ऑफ इन क्लासिकल पार्टिकल्स ऑक्यूपाई दिस टू एनर्जी लेवल्स इन इक्विलिब्रियम विद रिजर्वायर एट टेम्परेचर टी। तो कौन सा ग्राफ आपको सही होगा यू वर्सेस टी के लिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर सिंपल आप पहले फॉर्मूला लिख लीजिए, फिर आपको ग्राफिकली थोड़ा समझना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर पहला चीज़ तो ये है कि ये आपका हो जाएगा पार्टीशन फंक्शन, ठीक है, टू दी पावर एन, ठीक है। तो अब यू निकाल लीजिए, मतलब सॉरी डायरेक्ट यू नहीं निकाल लीजिए, पहले लॉग जेड कर लीजिए तो ज़्यादा आसान रहेगा, माइनस ऑफ लॉग जेड या फिर ओनली लॉग जेड। सो इन बी ई वन प्लस इन लॉग 1 प्लस ई टू दी पावर माइनस बीटा इंटू डेल्टा, ठीक है। तो अब u इज इक्वल टू माइनस डेल लॉग जेड डेल बीटा होता है, तो यहाँ पर एन इंटू ई वन प्लस इन डेल्टा ई टू दी पावर माइनस बीटा डेल्टा डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई टू दी पावर माइनस बीटा डेल्टा, ठीक है। तो देखिए यहाँ थोड़ा मैं थोड़ा और सिंप्लीफाई करता हूँ इसको, ई टू दी पावर बीटा डेल्टा से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो यहाँ पर सिंपली हो जाएगा ई टू दी पावर डेल्टा, और बीटा है 1 बाई के टी डेल्टा। तो देखिए टी इज इक्वल टू 0 पे क्या होगा, टी इज इक्वल टू 0 पे ये टर्म होगा इनफाइनाइट, ठीक है। तो इनफाइनाइट सम फाइनाइट क्वांटिटी बाय इनफाइनाइट इज इक्वल टू 0, तो टी इज इक्वल टू 0 पे सिंपली एक कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है, ऐसा है। तो देखिए आप इमीडिएटली ऑप्शंस एलिमिनेट कर सकते हैं, तो ये वाला ऑप्शन तो कतई नहीं होगा, ठीक है। टी इज इक्वल टू 0 पे 0 ये तो नहीं हो रहा, ठीक है। अब दूसरा पार्ट, अब टी जब इनफाइनाइट होगा, टी जब इनफाइनाइट होगा तो ये क्वांटिटी 0 होगा, ये क्वांटिटी 0 होगा, मतलब ये क्वांटिटी इन ई वन प्लस इन डेल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो टी इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे, टी इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे ये तो सैचुरेट कर रहा है कुछ वैल्यू पर, ठीक है। तो ये और इंक्रीज भी कर रहा है, ठीक है। तो ये तो नहीं हो सकता, ये तो डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। और ये क्या है, ये एक्सपोनेंशियली इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो अब देखिए, अब ये वाला कर्व जो है ना ये एक स्मूथ ट्रांजिशन है, लाइक यहाँ से शुरू हो रहा है और एक स्मूथ ट्रांजिशन है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए ये स्मूथ ट्रांजिशन है, और यहाँ पर क्या है एक कांस्टेंट वैल्यू पे सैचुरेट कर रहा है, मतलब आप टी जब इंक्रीज करते रहोगे तो जब टी लार्ज होगा तो ये एक फाइनाइट वैल्यू पे सैचुरेट कर रहा है, और यहाँ पर जो टी टेंड्स टू इन्फिनिटी है तो इसका नेचर भी वैसा ही है, ये फाइनाइट वैल्यू पे सैचुरेट कर रहा है, ठीक है। तो ये वाला कर्व करेक्ट हो जाएगा, आप इसको लॉजिकली कर सकते हैं। तो ये तो एक थियोरेटिकल क्वेश्चन है, इसमें आपको बस मतलब जानना होता है और कुछ नहीं होता है, तो ये वाला मैं नहीं करा रहा हूँ कुछ। ये वाला देखिए, ये वाला अच्छा है, मतलब आपको थोड़ा समझना होगा। तो यहाँ पर देखिए एक इनफाइनाइट प्लेट है जिसमें कुछ चार्ज दिया हुआ है, ठीक है।
और ये v वेलोसिटी से जा रहा है, तो आपको पूछा है कि पॉइंटिंग वेक्टर का डायरेक्शन क्या रहेगा, ठीक है। तो देखिए पहली बात ये मान लीजिए कि आपका सिग्मा चार्ज डेंसिटी है, ठीक है। एक वैसे कुछ गिवन नहीं है, बट आप ऐसे मान लीजिए क्योंकि इनफाइनाइट शीट बोला है, थिन शीट एक्स वाई प्लेन। तो ये सिग्मा आपका चार्ज डेंसिटी है, ठीक है, और यूनिफॉर्म पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी बोला है, ठीक है, तो सिग्मा मान लीजिए। तो इसके लिए पहले मैं z ग्रेटर देन जीरो वाला केस कर लेता हूँ। z ग्रेटर देन जीरो के लिए आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड आपका होगा, अच्छा ये x है, इसके इस डायग्राम के अकॉर्डिंग ये y है, ये z है, ठीक है। तो सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट जेड हैट, ठीक है। ये हो जाएगा ई का वैल्यू जेड ग्रेटर देन जीरो के लिए। अब मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड आपको पता होगा कि जब अब इनफाइनाइट शीट होता है ना, कि इनफाइनाइट शीट होता है जिसका सरफेस करंट डेंसिटी के होता है, तो उसके लिए आपका मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू नॉट के बाई टू। ये आपको पता होगा शायद, आपको आप एक यहाँ पर एक एम्पेरियन लूप कंसीडर करते हैं, फिर एम्पेयर्स लॉ लगाते हैं, इस हिसाब से करते हैं बी डॉट टू एल इज इक्वल टू एल इंटू के इंटू म्यू नॉट, ठीक है, ऐसे आप करते हो, राइट। तो ये सेम वैसा ही है, बट यहाँ पर के की जगह आप सिग्मा वी लिखेंगे, क्योंकि के इज इक्वल टू आप सिंपल फॉर्मूला होता है सिग्मा वी, ठीक है। तो यहाँ पर म्यू नॉट सिग्मा वी बाई टू तो हो जाएगा, लेकिन इसका डायरेक्शन क्या होगा? देखिए करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, करंट इस डायरेक्शन, क्योंकि वी इस डायरेक्शन में। तो अब आपको एक एम्पीरियन लूप सोचना होगा, और आप आपको थंब रूल यूज कर सकते हो। मैं तो थंब रूल से करता हूँ, आप जो भी रूल से करोगे, ठीक है। तो मतलब ये कर्ल जो होगा ना, वो इस तरह होगा, मतलब z ग्रेटर देन जीरो के लिए ये माइनस वाई डायरेक्शन होगा, और z लेस देन जीरो के लिए ये प्लस वाई डायरेक्शन होगा। आप थंब रूल से ये सोच सकते हो, मैं थंब रूल से सोचता हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पर ई क्रॉस बी करना, ई क्रॉस बी करना, तो जेड क्रॉस वाई होता है माइनस आई, और माइनस माइनस प्लस आई हो जाता है। तो ये जेड ग्रेटर देन जीरो और जेड लेस देन जीरो दोनों के लिए ही प्लस आई होगा, क्योंकि यहाँ पर दोनों के लिए ही डायरेक्शन फ्लिप कर जाएगा। तो प्लस एक्स फॉर बोथ जेड ग्रेटर देन जीरो एंड जेड लेस देन जीरो, ये होगा, ठीक है। तो आप ये फॉर्मूला से भी, मतलब ये अगर आपको फॉर्मूला, मतलब आपको एक्सप्रेशन पूछता पॉइंटिंग वेक्टर का, तो आप ऐसे एक्सप्रेशन भी निकाल सकते थे इसके, ठीक है। अच्छा, ठीक है, ये वाला आप ऐसे सोच सकते हैं। यहाँ पर बोला है कि फोर्स ऑन द डाइपोल क्या होगा, ठीक है। तो ये कुछ ज़्यादा टफ चीज़ नहीं है। तो मान लीजिए एक प्लस चार्ज है या एक माइनस चार्ज है, ठीक है, और यहाँ पर क्यू है, ठीक है। तो ये क्या होगा? प्लस चार्ज को ऐसे इस डायरेक्शन में पुश करेगा, और माइनस चार्ज को अपनी तरफ पुल करेगा, ठीक है। तो इसका दो कंपोनेंट बनेगा, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, और इसका भी दो कंपोनेंट बनेगा, एक यहाँ पर एक यहाँ पर। तो ये वाला कंपोनेंट्स तो कैंसिल हो रहा है, तो ये वाला कंपोनेंट हो जो सर्वाइव कर रहा है, तो ये वाई डायरेक्शन में डाइपोल होगा, ठीक है। और देखिए डाइपोल का डायरेक्शन बोला है प्लस वाई, तो इसलिए मैं माइनस चार्ज यहाँ रखा हूँ, प्लस चार्ज यहाँ रखा हूँ। ये डायरेक्शन ध्यान रखना, क्योंकि डाइपोल का डायरेक्शन माइनस टू प्लस होता है, ठीक है। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन देख लीजिए। ये वाला लैंग्वेज तो बहुत कुछ है, लेकिन आपको, आपने अगर मतलब ये रोटेटिंग कोऑर्डिनेट सिस्टम थोड़ा भी पढ़ा है, तो आप ये इमीडिएटली कर सकते हो। देखिए कोरियोलिस फोर्स का जो फॉर्मूला होता है ना, ये होता है माइनस टू एम ओमेगा क्रॉस वी, ठीक है। और जो एफ सेंट्रीफ्यूगल का फॉर्मूला होता है, ये होता है एम ओमेगा क्रॉस ओमेगा क्रॉस आर, और ये v क्या होता है? v मान लीजिए कि कुछ एक पोजीशन में है, और आप एक दूसरे फ्रेम से इसको देख रहे हैं, तो इस फ्रेम के अकॉर्डिंग इसका टोटल वेलोसिटी, मतलब ये कुछ लीनियर वेलोसिटी हो सकता है इसका v नॉट, और इस फ्रेम के अकॉर्डिंग इसका ओमेगा क्रॉस आर एक और वेलोसिटी आ सकता है, ठीक है। तो ये v टोटल ये है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर कुछ v नॉट अलग से गिवन नहीं है, जीरो है, तो ये पर सिंपली v होगा ओमेगा क्रॉस आर। मतलब आप देख सकते हो ये एक्सप्रेशन ना इसका डबल है, ठीक है। तो ये एफ कोरियोलिस जो होता है ना, ये एफ सेंट्रीफ्यूगल का डबल होता है, ठीक है। तो यही इस आपको पूछा था। यहाँ पर बोला है कि कौन सा सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर है। सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर मतलब आप इसको स्ट्राम लियोविली इक्वेशन के फॉर्म में लिख सकते हो। मतलब सिंपली आपको, आप यहाँ पर इसको ऐसे लिख सकते हो, पहले दो टर्म, ये वाला टर्म आप छोड़ दो, थर्ड टर्म को, पहले दो टर्म को आप ऐसे लिख सकते हो।
मतलब ये ए वाई डबल डैश प्लस ए डैश वाई डैश, ठीक है। तो आपको बस इस इक्वेशंस में से फाइंड करना होगा कि यहाँ पर ए डैश फॉर्म में कौन सा है, ठीक है। तो देखिए एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव तो 2x होता है, तो ये तो नहीं होगा। 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव -2x होता है, तो ये होगा। 3x माइनस 4x इसके ऊपर डेरिवेटिव 3 माइनस 12x स्क्वायर होगा। x का डेरिवेटिव तो मतलब 1 होता है, एक्स स्क्वायर तो नहीं होता, तो ये वाला भी नहीं होगा, तो ये दो ऑप्शन होगा, ठीक है। ऑलवेज सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर मतलब आप इसको इस फॉर्म में लिख सकते हो, स्टर्म लियोविल इक्वेशन फॉर्म में। ओके, अच्छा ये वाला थोड़ा मुझे कंफ्यूजिंग लगा, ठीक है, फिर भी मैं देखता हूँ। देखिए बी हर्मिशियन होगा अगर, मतलब बी डाइगर इज इक्वल टू बी होगा, तो इस केस के लिए ए डाइगर आप कर लीजिए। ए डाइगर मतलब ई टू दी पावर माइनस आई थीटा इंटू बी डाइगर, दैट इज बी, ठीक है। और ई टू दी पावर माइनस आई थीटा मतलब ए इनवर्स, तो ए डाइगर इज इक्वल टू ए इनवर्स, ये यूनिटरी का कंडीशन है, तो ये तो सेटिस्फाई कर रहा है। बी इज एंटी हर्मिशियन, ठीक है, तो बी डाइगर इज इक्वल टू माइनस बी, राइट, ऐसा होता है। तो ए डाइगर जो होगा ए डाइगर इज इक्वल टू ई टू दी पावर माइनस आई थीटा बी डाइगर, बी डाइगर माइनस बी मतलब ए डाइगर इज इक्वल टू ई टू दी पावर आई थीटा बी, मतलब ए डाइगर इज इक्वल टू सिंपली आपका ए हो रहा है, ठीक है। तो बी इज एंटी हर्मिशियन जब है, तो ए या डाइगर इज इक्वल टू ए मतलब ये हर्मिशियन कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो डी तो होगा, ठीक है। और बी जब हर्मिशियन है, तो देखिए ए डाइगर इज इक्वल टू ए इनवर्स हमने ऑलरेडी प्रूफ किया, ठीक है। और यूनिटरी जो ऑपरेटर होता है ना, उसका मॉड्यूलस 1 होता है, मतलब एक यूनिटरी ऑपरेटर, जब कोई ऑपरेटर यूनिटरी होता है तो आपको पता होगा कि उसका मॉड्यूलस ऑलवेज 1 होता है, तो डेटा इज इक्वल टू 1 ये भी होना चाहिए, ठीक है। तो मेरे हिसाब से तो ए सी डी होना चाहिए, लेकिन शायद ये ऑप्शन कुछ अलग है, मतलब पता नहीं, शायद मैं कुछ गलत कर रहा हूँ या नहीं, आप ज़रूर बताना, ठीक है। अच्छा ये वाला देखिए, ये वाला एक अच्छा मतलब कंसेप्चुअल है बस, और कुछ अलग से नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए तीन कम्यूटेटर्स का कम्यूटेशन रिलेशंस दिया हुआ है, और ये बोल रहा है कि इन लोगों का अनसर्टेनिटी है, तो आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है, ठीक है। तो ये एक जनरल फॉर्मूला होता है, आपको अगर पता होगा तो आप इजीली कर लोगे, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है ना ये होता है हाफ Poisson bracket सॉरी एवरेज ऑफ Poisson bracket ऑफ ए बी, इसका मॉड, ठीक है। या फिर शायद मॉड बाहर होता है, सॉरी मॉड यहाँ पर नहीं होता, मॉड बाहर होता है, ठीक है। ये एक फॉर्मूला होता है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ, सिंपल एग्जांपल, सबसे डेल्टा एक्स डेल्टा बी, ठीक है। हाफ मॉड एवरेज ऑफ पॉइसन ब्रैकेट ऑफ एक्स पी, पॉइसन ब्रैकेट ऑफ एक्स पी मतलब आई एच क्रॉस, तो यहाँ से ये होता है, ठीक है। मतलब अगर किसी का पॉइसन ब्रैकेट जीरो है ना, मतलब वो अगर मतलब कम्यूट नहीं कर रहा है, सॉरी पॉइसन ब्रैकेट नहीं, कम्यूटेटर ब्रैकेट में गलत बोल रहा हूँ, कम्यूटेटर ब्रैकेट, सॉरी फॉर पॉइसन ब्रैकेट, इट्स कम्यूटेटर ब्रैकेट। कम्यूटेटर ब्रैकेट अगर जीरो है मतलब वो कम्यूट नहीं कर रहा है, ठीक है, तो ये सिंपली आपका डेल्टा ए डेल्टा बी जीरो होता है। तो इस केस में ये ऑप्शन तो नहीं होगा डेल्टा ए डेल्टा बी ग्रेटर देन जीरो, नॉट पॉसिबल। डेल्टा ए डेल्टा सी ग्रेटर देन जीरो, ये एब्सोल्युटली पॉसिबल, क्योंकि ये जीरो नहीं है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर जीरो नहीं था, तो ये एब्सोल्युटली पॉसिबल है, ठीक है। और ए बी का कम्यूटेटर ब्रैकेट जीरो है मतलब ये साइमल्टेनियसली डायगोनलाइज्ड हो सकता है, ठीक है। तो ये दो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये फॉर्मूला याद रखना थोड़ा, ये एक अच्छा फॉर्मूला है। तो ये वाला मुझसे नहीं हुआ ठीक से, मुझे बहुत कंफ्यूजिंग लगा ये मुझे नहीं पता। अच्छा ये वाला बहुत सिंपल था, ठीक है, मतलब आपको जस्ट थोड़ा नोटेशन चेंज करा है और कुछ नहीं है। यहाँ पर बोला है कि I1 I3 कौन मतलब एक ही सेम वैल्यू है, I2 डिफरेंट है, ठीक है। और आपको ओमेगा 1 ओमेगा 2 ओमेगा 2 ओमेगा 3 ये सब दे रखा है, और बोला है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो आपको उसका अगर डायग्राम याद रहे तो मतलब और भी आसानी से हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपली ये लोग बोल रहा है कि ये वाला ओमेगा 2 है, ठीक है। मतलब हम नॉर्मली इस वाले डायरेक्शन को जेड डायरेक्शन मानते हैं, उसको ओमेगा 3 से डिनोट करता है, यहाँ पर बस डायरेक्शन घुमा दिया है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये जो होता है ना, ये एक एंगुलर मोमेंटम के साथ ये एक कोण बनाता है एक कांस्टेंट एंगल में, और यहाँ पे रोटेट करता है, ठीक है।
और ये वेक्टर यहाँ पे कुछ कोण बनाता है, मान लीजिए कि ओमेगा। तो ये जो होता है ना, ये बेसिकली आपका ओमेगा वन स्क्वायर प्लस ओमेगा थ्री स्क्वायर होता है, जो कि एक कांस्टेंट होता है ए स्क्वायर के साथ। मतलब एक होता है ए साइन ओमेगा टी, मतलब ये मतलब इस एंगल को आप ओमेगा मानोगे, तो एक होता है ए साइन ओमेगा टी, एक होता है ए कॉस ओमेगा टी, ठीक है। तो इसका मैग्नीट्यूड फिक्स्ड होता है, एक्सिस ये कांस्टेंट एंगल पे रोटेट करता है, तो ये एंगल तो फिक्स्ड होता ही है। और ये जेड डायरेक्शन में जो ओमेगा टू है ये तो फिक्स्ड होता है। तो ये तीनों ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बस एक्सिस घुमा दिया है, मतलब थोड़ा सा नोटेशन चेंज किया है, और बस बाकी सब आइडेंटिकल दिख रहा है, ठीक है। बस अब कुछ नहीं है इसमें। अच्छा, ये वाला थोड़ा अच्छा प्रॉब्लम था बच्चा, मतलब आपको मतलब मुझे भी बहुत अच्छे से कंसेप्ट पता है ऐसा नहीं, लेकिन मुझे फॉर्मूला पता है, ठीक है। ये इम्पैक्ट पैरामीटर का और मिनिमम डिस्टेंस अप्रोच का प्रॉब्लम है। तो बेसिकली क्या होता है, जब एक पार्टिकल हेड ऑन कलिशन करता है ना, हेड ऑन कलिशन के लिए क्या होता है न्यूक्लियस में, मतलब सेंटर की तरफ, डायरेक्ट सेंटर पे अप्रोच कर रहे हो, कुछ एंगल पे नहीं, डायरेक्ट सेंटर पे अप्रोच कर रहे हो। तो जो डिस्टेंस ऑफ मिनिमा अप्रोच होता है उसको आप कैसे लिख सकते हो, पोटेंशियल एनर्जी, ये होता है पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। ये आपका हाफ एम वी नॉट स्क्वायर, मतलब पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी जब इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक आपको आर नॉट के टर्म में कुछ दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर के जेड स्क्वायर, टू के जेड स्क्वायर बाई एम वी नॉट स्क्वायर, ये आपका बेसिकली डी होता है। और यहाँ पर ये आपको आर नॉट दे रखा है, तो डी इज इक्वल टू बेसिकली टू आर नॉट है, ठीक है। डी इज इक्वल टू टू आर नॉट है। अब जब कुछ एंगल से अप्रोच करेगा कुछ इम्पैक्ट पैरामीटर से, ठीक है, तो पहली बात तो मोमेंटम कंजर्वेशन होता है, एंगुलर मोमेंटम। तो वी नॉट बी इज इक्वल टू वी एम आर एम, ये तो फिक्स्ड हो ही रहा है, और ये जब फिक्स्ड होगा ये तो गलत हो ही जाएगा। अब आपको पता लगाना होगा कि अब डिस्टेंस ऑफ मिनिमम अप्रोच क्या होता है। तो उस डिस्टेंस ऑफ मिनिमम अप्रोच का एक फॉर्मूला है, जो कि मैं आपको बताना चाहता हूँ। यहाँ पर ये होता है डी बाई टू इंटू वन प्लस कोसेक थीटा बाई टू, ओके। और ये थीटा बाई टू क्या होता है, ये बेसिकली होता है बी इज इक्वल टू डी बाई टू कॉट थीटा बाई टू, ओके। ये होता है, ठीक है। और डी बाई टू का वैल्यू यहाँ पर आर नॉट है, ठीक है। तो यहाँ पर डी बाई टू की जगह आर नॉट लिख देते हैं, और वन प्लस उसे थीटा बाई टू, मतलब रूट अंडर वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बाई टू। और कॉट स्क्वायर थीटा बाई टू है, ये पर डी बाई टू आर नॉट है, तो ये आर नॉट कॉट थीटा बाई टू होता है, ठीक है। और कॉट स्क्वायर थीटा बाई टू मतलब बी स्क्वायर बाई आर नॉट स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। तो अब इसको थोड़ा सा अप्रॉक्सीमेट कर लीजिए, क्योंकि बी बाई आर नॉट स्मॉल है, तो यहाँ पर सिंपली वन प्लस हाफ, इसको बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन कर रहे हैं, ठीक है, आर नॉट स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सिंपली हो जाएगा टू आर नॉट प्लस बी स्क्वायर बाई टू आर नॉट। तो ये मेरे हिसाब से होना चाहिए, लेकिन पता नहीं ऑप्शन में कुछ, मतलब पता नहीं इन दोनों में से कुछ दे रखा है कि नहीं, मैंने ठीक से देखा नहीं। लेकिन मेरे हिसाब से तो यही होना चाहिए, मतलब ये तीनों ही गलत होने चाहिए मेरे हिसाब से। शायद मैं सही बोल रहा हूँ, मुझे एग्जैक्टली मुझे ऑप्शंस पता नहीं क्या दे रखा है। तो ये एक्सप्रेशन होना चाहिए। अच्छा, अब ये एनएटी क्वेश्चन देखिए, ये वाला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि मैं इसको थोड़ा आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए। यहाँ पर बेसिकली एक साइक्लॉइड प्रॉब्लम दे रखा है, ठीक है। साइक्लॉइड में क्या होता है मैं आपको समझा देता हूँ। तो ये वाला जो इनिशियल स्टार्टिंग पॉइंट है ये कुछ मैटर नहीं करता, ये बस एक एक्सिस का शिफ्टिंग है और कुछ नहीं है। बेसिकली होता क्या है, मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ ताकि आपको याद रहे कि इसको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुछ पार्टिकल है मान लीजिए, और यहाँ पर एक्स एक्सिस पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो पार्टिकल जब इनिशियली फिक्स्ड पोजीशन विद जीरो वेलोसिटी है, ठीक है, तो इनिशियली इसके ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, और ये इस डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। मतलब एक्स डायरेक्शन में ये मूव करना स्टार्ट कर देगा। लेकिन जब भी ये एक्स डायरेक्शन में मूव करेगा ना, इसका वेलोसिटी कुछ आएगा, और वेलोसिटी के कारण इसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। मैग्नेटिक फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, मतलब अब इनिशियली मैग्नेटिक फोर्स का आपका डायरेक्शन होता है वी क्रॉस बी होता है। तो यहाँ पर एक्स डायरेक्शन क्रॉस जेड डायरेक्शन, ठीक है। एक्स प्लस जेड क्या होता है, माइनस वाई डायरेक्शन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस वाई डायरेक्शन मतलब ये वाला डायरेक्शन। तो ये जब भी इस डायरेक्शन में मूव करने जाएगा, मैग्नेटिक फोर्स इसको यहाँ खींचेगा, ठीक है, माइनस वाई डायरेक्शन में खींचेगा, ठीक है। तो ये ग्रेजुअली क्या होगा, कुछ डिक्रीज करते करते फिर यहाँ जाएगा,
फिर जब डिक्रीज करेगा तो वी अब फिर से जीरो हो जाएगा, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड डोमिनेट करने लगेगा, फिर जब इस तरफ से जाएगा फिर मैग्नेटिक फील्ड डोमिनेट करने लगेगा। तो ये कुछ ऐसा मूव करता जाएगा, मतलब आप देख सकते हो ये एक सर्कल तो है लेकिन ये सर्कल मूव कर रहा है वाई डायरेक्शन में। तो इसका कुछ इक्वेशन ऐसा होता है, मैं आपको बता देता हूँ। एक्स माइनस आर होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस आर ओमेगा टी होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ये एक साइक्लॉइड का इक्वेशन होता है। और आप बस सेपरेटली अगर इक्वेशन लिखो तो सेपरेटली इक्वेशन होता है एक्स इज इक्वल टू आर इंटू वन माइनस कॉस ओमेगा टी। और ये आप ग्रिफिथ्स में ज़रूर पढ़ना। ग्रिफिथ्स में मैग्नेटिक फील्ड जो चैप्टर है ना, एकदम चार फाइव फिफ्थ चैप्टर, जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड शुरू शुरू हो रहा है, वहाँ पे साइक्लोट्रॉन है पहले, उसके बाद साइक्लॉइड है। बहुत अच्छे से इसको देखना, ये बहुत कंफ्यूजिंग टॉपिक है, ठीक है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे क्वेश्चन आते हैं और मतलब दिमाग खराब हो जाता है, ठीक है, कि क्या हो रहा है कैसे हो रहा है। तो ये थोड़ा अच्छे से देखना, मैं आपको सजेस्ट करूँगा। और यहाँ पर ये होता है आर इंटू ओमेगा टी माइनस साइन ओमेगा टी, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूलाज होता है। और यहाँ पर आर का वैल्यू होता है आपका ई बाई ओमेगा बी, और ओमेगा का वैल्यू होता है क्यू बी बाई एन, ठीक है। तो ये आपका टोटल एक चीज़ रहता है। और यहाँ पर मैं वाई लिख रहा हूँ, बट ये वाई प्लस फाइव होगा क्योंकि एक्सिस शिफ्ट है, ठीक है, और कुछ नहीं है। तो ठीक है, पहले आप ओमेगा निकाल लीजिए। ओमेगा इज इक्वल टू क्यू बी बाई एम है, तो क्यू का वैल्यू है आपका 3 इंटू टेन टू द पावर माइनस फोर, बी का वैल्यू है आपका 3, और एम का वैल्यू है 9 इंटू टेन टू द पावर माइनस फाइव। तो ये आपका सिंपली ओमेगा इज इक्वल टू 10 है, ठीक है। अब देखिए, आप बोला है कि फर्स्ट टाइम कब ये वाई एक्सिस पे कम बैक करेगा। तो जब ये वाई एक्सिस पे कम बैक करेगा तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट का वैल्यू तो जीरो होगा, तो इसको आप जीरो कर दो। तो इसको आप जीरो कब करोगे, एक तो टी इज इक्वल टू जीरो पे जीरो होगा, ओमेगा टी इज इक्वल टू जीरो पे। दूसरा कब जीरो होगा, दूसरा ओमेगा टी इज इक्वल टू टू पाई पे जीरो होगा, क्योंकि ओमेगा टी इज इक्वल टू टू पाई पे ये कॉस वन माइनस वन जीरो हो जाएगा। तो आपको t इज इक्वल टू सिंपली टू पाई बाई ओमेगा पे ये फिर से वाई एक्सिस, मतलब ये जो वाई एक्सिस है यहाँ पर रिटर्न कर जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया टू पाई बाई टेन, ये आपका आंसर हो जाएगा मेरे हिसाब से, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट के लेज़र का एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, सिंपल है, ज़्यादा टफ नहीं है, ये थोड़ा सा टफ था, ठीक है। An atom has two energy levels with difference 2.2 electron volt as then a gas of them। इस लेवल का पॉपुलेशन है 18 टू 10 टू द पावर 20, और इस लेवल का पॉपुलेशन है 5 इंटू 10 टू द पावर 20, ठीक है। Atoms in the lower, ignoring spontaneous emission, maximum possible energy released by the gas of atoms by stimulated emission is e joules, ठीक है। तो देखिए, ये जो कंसेप्ट होता है ना, कंसेप्ट ये होता है कि जो मतलब लेजिंग एक्शन तभी स्टार्ट होता है जब यहाँ पे ज़्यादा पार्टिकल होता है, ठीक है। तो स्टिमुलेटेड इमिशन कब होगा, सॉरी यस, टर्म्स इन अपर स्टेट, हाँ। तो यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पर कब कब ये लेजिंग एक्शन बंद हो जाएगा। देखिए, यहाँ पर ज़्यादा है तो यहाँ पर कम है, तो ये लेजिंग एक्शन के लिए परफेक्ट है। लेकिन जब ये इक्वल नंबर हो जाएगा ना, तभी लेजिंग एक्शन बंद हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमेशा ज़्यादा रहना चाहिए, यहाँ पर ज़्यादा होगा तभी लेजिंग एक्शन होगा। तो देखिए, कब ये इक्वल हो जाएगा, इन दोनों का मतलब सब्सट्रैक्ट करके 2 से डिवाइड कर दो, तो ये 1.5 होता है, ठीक है। तो यहाँ से जब 1.5 इंटू टेन टू दावर 20 पार्टिकल्स यहाँ पे आ जाएगा, तो इन दोनों का नंबर सेम हो जाएगा। यहाँ पे भी 6.5 हो जाएगा, यहाँ पे भी 6.5 हो जाएगा, तो तब लेजिंग एक्शन बंद हो जाएगा। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल ट्रांसमिशन क्या होगा, इतना नंबर ऑफ ट्रांजिशन जब होगा तो लेजिंग एक्शन होगा, ठीक है। तब तक लेजिंग एक्शन होता रहेगा। तो ये नंबर है। एनर्जी डिफरेंस कितना है, 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब 1.6 इंटू टेन टू द पावर माइनस 19। तो ये आप कैलकुलेट कर लेना, ये वाला नंबर आप कैलकुलेट कर लेना, तो वही आपका आंसर हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ जूल, ठीक है। कंसेप्ट यही है कि जब तक सेम होगा तब तक लेजिंग, मतलब जब सेम हो जाएगा तब लेजिंग एक्शन बंद हो जाएगा। तो ये आपको करना है बेसिकली। सॉरी, नॉट 6.5, इट इज़ 1.5, क्योंकि 1 पॉइंट इतना ट्रांसफ़र हो रहा है 1.5 इंटू टेन टू द पावर 20, ठीक है। तो इतना ट्रांसफ़र हो रहा है, तो यहाँ पर 1.5 इंटू टेन टू द पावर 20, ठीक है। अब देखिए, ये वाला भी बिल्कुल ईजी है, मतलब ऐसा प्रॉब्लम तो आप मतलब हर वक्त करते आ रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपली आपका डेल्टा एच पूछा है,
तो एच का, जब एच का फॉर्मूला क्या है, एच का है ए बाई एच कट स्क्वायर इंटू, यहाँ पर एच कट स्क्वायर एस इंटू एस प्लस वन माइनस एस वन इंटू एस वन प्लस वन प्लस एस टू इंटू एस प्लस टू, ऐसे करके एस टू प्लस वन डिवाइडेड बाई टू। ओके, तो बस ये दोनों तो सेम ही है, दोनों के लिए हाफ हाफ है, बस ये वेरी करेगा, एक बार वन होगा और एक बार जीरो होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप डिफरेंस लोगे तो क्या होगा, ए बाई टू इंटू वन प्लस वन माइनस जीरो इंटू जीरो प्लस वन, मतलब सिंपली आपका ए ही हो जाएगा, मतलब 10.56 यही आपका आंसर होगा। ठीक है, तो ये सिंपल था। अच्छा, इस वाले प्रॉब्लम को थोड़ा-सा आपको मतलब कंसेप्ट पता होना चाहिए कि ये एडीसी में वी डिफरेंस का मतलब क्या होता है और वी आउटपुट का मतलब क्या होता है और रिज़ॉल्यूशन क्या होता है, ठीक है? तो देखिए यहाँ पर बोला है कि कुछ आउटपुट सिग्नल मतलब आईडी, करंट आईडी ऑफ ए रिवर्स बायस्ड विद अ वोल्टेज वीवी फोटोडायोड। तो ये फोटोडायोड है, फोटोडायोड के ऊपर क्या होता है, रोशनी गिरता है तो यहाँ पे करंट प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ पर ये सब लिखा हुआ है, ठीक है? तो बोला है कि यहाँ पर जो आउटपुट वोल्टेज है वो डिजिटाइज कर रहा है भाई, ये 10 बिट एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 10 बिट एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर से हम डिजिटाइज कर रहे हैं। ठीक है, विद अ रेफरेंस वोल्टेज ऑफ 5 वोल्ट। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट पॉसिबल करंट आईडी व्हिच कैन बी मेजर्ड बाय द करंट इन नैनो एम्पेयर्स। ओके, तो देखिए यहाँ पर कुछ एक स्मॉलेस्ट पॉसिबल आईडी आपको पता होना चाहिए कि जिसके वजह से मॉड्यूलेटेड होकर यहाँ पर वी आउट प्रोड्यूस हो, और ये उस वी आउट के लिए यहाँ पर ये रेफरेंस वोल्टेज, इस रेफरेंस वोल्टेज के लिए हम डिजिटाइज कर सकें। तो ये वी आउट का जो वैल्यू है सिंपली आपका रेजोल्यूशन, मतलब कितना रेजोल्यूशन होना चाहिए वो आपको मतलब पता होना चाहिए। तो ये वी रेफरेंस जो होता है इन डिवाइडेड बाई 2 to the power 10 - 1, ये जो 10 बिट एनालॉग, बेसिकली 10 बिट एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर है। तो ये आपका वी आउट मिनिमम होना चाहिए, इससे कम होगा मतलब नहीं होगा, फिर काम नहीं करेगा ये डीसी। ठीक है, तो ये वी आउट आपका होना चाहिए, और मतलब अब सिंपली ये बहुत बड़ा नंबर है, मतलब ये 1024 और 1023 आप कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, तो ये वी आउट है, और अब सिंपली आप आईडी मेजर करने के लिए क्या है, अब यहाँ पर एक रेफरेंस वोल्टेज दिया है तो यहाँ पर वी आउट से डिवाइड कर दो। ठीक है, ये 10 to the power 5 ओम है क्योंकि 100 किलो ओम है। तो यहाँ पर आप सिंपली 5 डिवाइडेड बाई 1024 इंटू 10 to the power 5, ये आप कैलकुलेट कर लेना, ये जो आएगा वही आंसर होगा। ठीक है, ये कंसेप्ट याद रखना। अच्छा, ये वाला प्रॉब्लम भी इजी है, ऐसा प्रॉब्लम आप बहुत टाइम कर चुके हैं। तो ठीक है, यहाँ पर कैपेसिटर प्लेट दे रखा है 1 है, ऐसा कुछ कुछ वोल्टेज दे रखा है, और यहाँ पर बोला है कि आर पे मैग्नेटिक फील्ड बताना। तो ये सिंपली आपका डिस्प्लेसमेंट करंट के कंसेप्ट से आता है, डेल क्रॉस बी इजिकल टू म्यू एप्सिलॉन डेल ई डेल टी, ये वाला फॉर्मूला से आता है। तो यहाँ पर आप जब इंटीग्रेशन करोगे तो यहाँ पर आपका स्टोक्स थ्योरम लगेगा, और बी डॉट टू पाई आर आपका हो जाएगा म्यू ई डेल टी इंटू पाई आर स्क्वायर, राइट? तो आर आपको 0.5 मीटर में पूछा है, जो कि डी इज इक्वल टू, सॉरी, इसका जो रेडियस है इससे छोटा है। तो यहाँ पर आप सिंपली ये वाला और ये वाला आर कहीं पर कैंसिल कर सकते हो बेसिकली। तो मैं थोड़ा यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ इसको, म्यू एप्सिलॉन को आप, यहाँ पर एप्सिलॉन क्या होगा, यहाँ पर एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दे रखा है, तो एप्सिलॉन आपका हो जाएगा एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ये याद रखना। तो एप्सिलॉन आर का वैल्यू 5 है, और म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1/c स्क्वायर, सी इज द स्पीड ऑफ लाइट। डेल ई डेल टी दैट इज इक्वल टू 1/d इंटू डेल वी डेल टी हो जाएगा, क्योंकि ई इज इक्वल टू v/d होता है। ठीक है, और यहाँ पर पाई आर स्क्वायर और 2 पाई आर डिवाइड कर रहा हूँ, मतलब r/2 हो जाएगा, और r है 0.5 यहाँ पर d हो जाएगा 10⁻³ क्योंकि ये 1 mm दिया हुआ है। ठीक है, तो 10⁻³ मीटर में लिख रहा हूँ। ठीक है, और डेल वी डेल टी मतलब यहाँ पर 10 तो एम्पलीट्यूड है, ये ओमेगा बाहर आ जाएगा 10⁻⁶, और कॉस ओमेगा टी रहेगा, बट यहाँ पर आपको मैक्सिमम वैल्यू पूछा है, तो कॉस ओमेगा टी का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है। तो ये सब कुछ मल्टीप्लाई करना, मतलब 5 इंटू 0.5 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10⁻³ इंटू 10 इंटू 2 पाई इंटू 10⁻⁶, और डिनोमिनेटर में एक और टर्म है सी स्क्वायर, दैट इज 3 इंटू 10⁸ होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये आप कर लेना, इससे आपका आंसर जो भी आएगा वही फाइनल आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ
यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रोटेशनल स्पेक्ट्रम ऑफ ए डायटोमिक मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ लाइंस ऑफ इक्वल स्पेसिंग विद इंटरवल 20 सेमी इनवर्स द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ये एक सिंपल प्रॉब्लम है, आपको पता होना चाहिए कि रोटेशनल स्पेक्ट्रम में क्या होता है, इक्वल स्पेसिंग होता है। मतलब एनर्जी लेवल होता है बी इंटू जे प्लस वन इंटू जे। मतलब पहला लेवल अब देखोगे तो ये ज़ीरो, दूसरा लेवल होता है टू बी, तीसरा लेवल मतलब जे इजिकल टू टू के लिए होता है टू इंटू टू प्लस सिक्स बी, टू या, और तीसरा लेवल होता है थ्री इंटू थ्री प्लस वन 12 बी। तो यहाँ पर सेपरेशन है टू बी, यहाँ पर फोर बी, यहाँ पर सिक्स बी, ठीक है। तो ये इक्वल स्पेसिंग होता है। ये जो लाइंस होता है ना, मतलब एनर्जी लेवल सबका यही है, और ये जो लाइंस है इसका सेपरेशन देखिए इक्वल है, टू बी है, टू बी है, टू बी है। सेपरेशन जो लाइंस के बीच का सेपरेशन है वो ऑलवेज टू बी होता है, जो कि कांस्टेंट होता है। तो बी आपका होता है एच बाई 8 पाई स्क्वायर आई सी, ठीक है। तो ये सिंप्लीफाई आप कैसे करोगे, देखिए एच, तो एच की इधर रखना पड़ेगा, 4 पाई स्क्वायर, पाई स्क्वायर को आप 10 मान लो, ओके। सी को 3 इंटू 10 टू द पावर 8 कर देना। आई तो आपको निकालना है, और ठीक है। और एक चीज़ ध्यान रखना, ये 20 सेमी इनवर्स है, आपको इसको मीटर इनवर्स में ले जाना होगा। आप ऐसा यूनिट में कर रहे हो तो सेमी यूनिट इनवर्स को जब आप मीटर इनवर्स में ले जाओगे तो 100 से मल्टीप्लाई होगा, डिवाइड नहीं, ठीक है। तो ये थोड़ा केयरफुल रहना, ठीक है। तो इससे आप सॉल्व करना, आपका आई जो भी आएगा वही आपका आंसर होगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका सिंपली फॉर्मूला बेस्ड है, ये मैं कुछ नहीं बता रहा हूँ, आपको बस फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। आपको बस ये फॉर्मूला पता होना चाहिए और कुछ नहीं करना है आपको, ठीक है। तो ये मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ और अच्छा, ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये थोड़ा सा मतलब आप कंफ्यूज कर सकता है कि मतलब अचानक से दिमाग कंफ्यूज हो सकता है, लेकिन ये सिंपल प्रॉब्लम है। तो आप सिंपली यहाँ पर v कैलकुलेट कर लीजिए। v इज इक्वल टू हाफ, मतलब इसको डिस्प्लेसमेंट x1 और इसका डिस्प्लेसमेंट x2 मान लीजिए। तो आप जो क्लासिकल मैकेनिक्स में करते आए हो वही करना है। हाफ इंटू 8 इंटू x1 स्क्वायर प्लस हाफ इंटू 4 इंटू x2 माइनस x1 स्क्वायर, राइट। यहाँ पर x2 मतलब इसके रेस्पेक्ट पे नहीं, हम ओरिजिन के रेस्पेक्ट में बता रहे हैं, ठीक है। तो ये एक इम्पोर्टेंट डिस्टिंग्विश है। ये x1 x2 है ना, ये दोनों दोनों ओरिजिन के रेस्पेक्ट में, मतलब ऐसा नहीं है कि x2 x1 के रेस्पेक्ट में है, इसीलिए इसे यहाँ पर माइनस करना जरूरी है, ठीक है। तो ये डिस्टिंक्शन याद रखना। 4x1 स्क्वायर प्लस टू इंटू x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर माइनस 2x1 x2। तो यहाँ पर सिंपली आपका हो जाएगा 6x1 स्क्वायर प्लस 2x2 स्क्वायर माइनस 4x1 x2। और दोनों का मास आपका 1 kg बता रखा है। तो अगर ये मैट्रिक्स फॉर्म कर लो वी आई जे माइनस ओमेगा स्क्वायर टी आई जे, तो यहाँ पर पहला टर्म हो जाएगा 12 डेल एक्स वन करके, डेल एक्स टू करके ये -4 हो जाएगा, ये -4 हो जाएगा। और डेल एक्स टू करोगे तो ये 4 हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर। और ये सिंपली दोनों का मास 1 रखा है, मतलब ये मतलब काइनेटिक एनर्जी अब लिखोगे तो ये हाफ x1 डॉट स्क्वायर प्लस x2 डॉट स्क्वायर हो जाएगा। दो बार डिफरेंशिएट करोगे 0 1 1 0, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा, ठीक है। तो बेसिकली आपका ओमेगा स्क्वायर को आप x मान लो, तो x माइनस 12 इंटू एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 4 इंटू 4 इज इक्वल टू 16, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 12 प्लस 4 16, एक्स प्लस 12 प्लस 4 48 माइनस 16 इज इक्वल टू 32। दिस इज योर इक्वेशन। तो आप इसको क्वाड्रेटिकली सॉल्व कर सकते हो। तो 16 प्लस माइनस रूट अंडर 16 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 32, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो ये प्लस माइनस एक वैल्यू ओमेगा 1, मतलब ओमेगा 1 आपका जो आएगा ये आएगा 8 प्लस मतलब ओमेगा हायर ओमेगा एच 2 4 हो जाएगा। 16 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 माइनस 32 दैट इज इक्वल टू 8 प्लस 16 इंटू 16 16 4 64 माइनस 32, राइट। तो ये आ जाएगा आपका 8 प्लस रूट अंडर 32, और एक वैल्यू आ जाएगा ओमेगा जो लोअर होगा, मतलब सॉरी ये ओमेगा एच स्क्वायर और ये ओमेगा एल स्क्वायर है, क्योंकि हम ओमेगा स्क्वायर को एक्स मान रहे थे, ठीक है। तो ओमेगा एच स्क्वायर का वैल्यू है 8 माइनस 8 प्लस 32, और ओमेगा एल स्क्वायर का माइनस है 8 माइनस रूट अंडर 32। तो इन दोनों का डिफर मतलब रूट अंडर ले लेना और फिर रेशियो ले लेना,
तो सिंपली आपका ये वाला टर्म जो होगा वो आपका आंसर हो जाएगा, एट रूट अंडर 8 प्लस रूट अंडर 32 डिवाइडेड बाई रूट अंडर 8 माइनस 30 रूट अंडर 32, तो ये वाला आपका आंसर हो जाएगा। अच्छा, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, देखिए आपका क्या बोल रहा है। ये एक 15 से भी लॉन्ग स्केल है जो कि आपने यहाँ पर थोड़ा फिंगर टिप से आपने थोड़ा सा संभाल के रखा था और फिर भी अपने फिंगर टिप छोड़ दिया। फिंगर टिप जब भी छोड़ेंगे ये आपका टॉर्क की वजह से, देखिए यहाँ पर ये जो एम जी है ये आपका ऊपर उसके ऊपर टॉर्क लगाएगा, ठीक है। टॉर्क कहाँ पर लगता है, सेंटर ऑफ मास के ऊपर लगता है, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास के ऊपर टॉर्क लगाएगा, इसके लिए रोटेट करना चालू कर देगा, इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में रोटेट करना चालू कर देगा। तो कुछ ही सेकंड में ये कुछ काइनेटिक एनर्जी एंगुलर वेलोसिटी गेन कर लेगा। तो बोला है कि मतलब मिनिमम मिनिमम मतलब कुछ एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट हुआ है 0.1 सेकंड में, और यहाँ पे बोला है कि स्मॉल एंगल मतलब कुछ एक नेग्लिजिबली स्मॉल एंगल में थोड़ा सा रोटेट किया है। मान लीजिए कि यहाँ पर थोड़ा सा स्मॉल एंगल मतलब कुछ बहुत ही स्मॉल एंगल में रोटेट किया है, और ये इसने इसकी वजह से इसने कुछ काइनेटिक एनर्जी और एंगुलर वेलोसिटी गेन कर लिया है। और फिर बोला है कि इसने टेबल छोड़ दिया, ठीक है। तो जब इसने टेबल छोड़ दिया तब क्या होगा, ये वर्टिकली फॉल कर रहा है, ठीक है। तो वर्टिकली जब फॉल करेगा तब तो ये जितना एंगुलर वेलोसिटी गेन किया है वो कांस्टेंट रह जाएगा, इसके बाद उस एंगुलर वेलोसिटी का कोई काम नहीं है। तो अब पहले फाइंड कर लीजिए कि कितना एंगुलर वेलोसिटी यहाँ पर गेन हुआ था। तो देखिए टॉर्क कितना लग रहा है, टॉर्क लग रहा है एम जी इंटू एल बाई टू इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में। टॉर्क क्या होता है, आई अल्फा, और आई क्या होता है, आई होगा 1/3 m l²। ये इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में रोटेट करना है, ये अल्फा, ठीक है। तो ये अल्फा का वैल्यू आप फाइंड कर लो। अल्फा का वैल्यू है 3g/2l, राइट। देखिए एल इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर है, तो 2l = 30 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। तो ये जी 3/13 सेंटीमीटर मतलब ये आपको मीटर में कन्वर्ट करना होगा, तो 0.3 मीटर होगा। तो अल्फा इज इक्वल टू 10g है, ठीक है। अब देखिए t इज इक्वल टू 0.1 सेकेंड के लिए अल्फा काम करेगा। तो इनिशियली तो ओमेगा जीरो था, तो ओमेगा जो मतलब ओमेगा होगा इक्वल टू 0 + अल्फा टी सेकेंड के लिए ये अल्फा काम करेगा। तो यहाँ पर 0.1 से 10 मल्टीप्लाई होकर जी हो जाएगा, तो ये सिंपली जी हो जाएगा। मतलब ओमेगा का जो वैल्यू होगा, मतलब जब ये टेबल से लीव करेगा ये स्टिक, तब ओमेगा का वैल्यू होगा 9.8। इसके बाद इसका कुछ काम नहीं है, ठीक है, ये फिक्स्ड रह जाएगा। अब बोल रहा है कि वर्टिकली ये सेंटर ऑफ मास 0.5 मीटर फॉल कर रहा है, तो इसके लिए कितना टाइम लगा है ये फाइंड कर लीजिए। टी इज इक्वल टू मतलब हाफ जी टी स्क्वायर इज इक्वल टू 0.5, ठीक है। तो हाफ जी ये 4.9 टी स्क्वायर इज इक्वल टू 0.5। सो टी इज इक्वल टू सिंपली आपका हो जाएगा 0.5 डिवाइडेड बाई 4.9, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा टी का वैल्यू। अब थीटा कितना होगा, थीटा इज इक्वल टू आपको सिंपली हो जाएगा ओमेगा, ये जो ओमेगा आपने फाइंड किया है ओमेगा चेंज नहीं हुआ है, ठीक है, ओमेगा फिक्स्ड है। तो थीटा इज इक्वल टू सिंपली आपका हो जाएगा ओमेगा टी। तो इससे इसको मल्टीप्लाई कर देना, और हाँ ये रेडियन में आएगा आंसर, तो इसको आपको 180/पाई करके आपको डिग्री में करना है, ठीक है, क्योंकि आपको डिग्री में पूछा है, ठीक है। तो ये टी है, ये ओमेगा 9.8 है, मल्टीप्लाई करना दोनों को 180/पाई से मल्टीप्लाई करना, बिकॉज आपको डिग्री में पूछा है, जो आएगा वही आंसर होगा इसका, ठीक है। तो ये 2 मार्क्स का जितना भी मुझसे अभी हुआ है मैंने वो कर दिया, बाकी 1 मार्क्स के भी बाद में कर देंगे। ओवरऑल में बताऊँ तो मतलब ठीक ठाक ही था, मतलब बहुत मतलब इजी भी नहीं था, बहुत टफ भी नहीं था, ठीक ठाक मतलब लेवल जैसा होना चाहिए था, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।